अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जिस तरह मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में ज़िक्र करता रहा हूँ, तज़किरा करता रहा हूँ कि किस तरह यूएई के ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के साथ बहाल हुए और यूएई के अंदर गुज़श्ता दिनों हनुका का जो यहूदियों का त्यौहार है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनका न्यू ईयर, नया साल, उसका त्यौहार भी वहाँ बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। और गुज़श्ता रोज़ ही इसराइल की जो सरकारी एयरलाइन आप कह लें, उनका नेशनल कैरियर ELAL, उसकी पहली परवाज़, शेड्यूल्ड परवाज़, वो तल अबीब से इसराइली शहरियों को लेकर दुबई पहुंची। लेकिन अब जो सबसे अहम खबर मैं समझता हूँ वो ये है, ये सिर्फ यूएई के हवाले से अहम खबर नहीं है बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के हवाले से अहम खबर ये है कि अब इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी एम्बेसी और यानी अबू धाबी में एम्बेसी और दुबई में अपना काउंसलेट खोलने जा रहा है। इसका सरकारी सतह पर ऐलान आज ही किया गया और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने बताया है कि ये एम्बेसी जो है वो अबू धाबी में खोली जाएगी और काउंसलेट जो है या काउंसलेट जनरल जो है वो दुबई में। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम ने बताया कि इस हवाले से 25 सितंबर को दरख्वास्त दे दी गई थी यूएई हुकाम को कि वो वहाँ पर एम्बेसी और काउंसलेट खोलना चाहते हैं। और गुज़श्ता हफ्ते इसराइल के एक वफद ने यूएई का दौरा किया और जगह का इंतखाब किया। अभी तक जगह नहीं बताई गई जहाँ पर ये एम्बेसी कायम की जाएगी और बताया ये गया है, ये दावा किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी एम्बेसी होगी, जो इससे पहले यूएई में किसी और मुल्क की इतनी बड़ी एम्बेसी या सफारतखाना नहीं होगा और ना ही इतना बड़ा काउंसलेट जनरल या काउंसलेट ऑफिस होगा दुबई के अंदर। ये भी बताया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कौंसल खाना या दुनिया का सबसे बड़ा सफारतखाना तो नहीं होगा, लेकिन ये अमेरिका में इसराइल की एम्बेसी यानी वाशिंगटन डीसी में इसराइल की एम्बेसी, लंदन में इसराइल की एम्बेसी और मॉस्को यानी रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में इसराइल की एम्बेसियों से ये बड़ी होगी या उनके बराबर होगी। और ये भी बताया गया है कि जब तक वो एम्बेसी नहीं बनती उस वक्त तक वो आर्जी तौर पर वहाँ पर एम्बेसी बनाएंगे, यानी काउंसलेट होगा दुबई में और सफारतखाना होगा अबू धाबी में, जिसके लिए तमाम ग्राउंड वर्क जिसे हम कहते हैं मुकम्मल कर लिया गया है। बताया ये भी गया है कि इसराइल यूएई के अंदर अपनी एम्बेसी के ज़रिए दुनिया को ये बताएगा कि अब इसराइल पूरी कुव्वत और सज धज के साथ यूएई में और मिडल ईस्ट में मौजूद है। इस हवाले से ये भी बताया गया कि इसराइली वफद ने मनामा यानी बहरीन के दारुल हुकूमत का भी दौरा किया और वहाँ पर भी एम्बेसी के लिए जगह का इंतखाब कर लिया। और ऐन मुमकिन है कि जगह का इंतखाब पहले ही कर लिया गया हो, ये भी मुमकिन है कि एम्बेसी बनने का काम भी पहले शुरू कर लिया गया हो। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसराइल को तस्लीम करने से पहले इसराइल ने यानी तस्लीम होने से पहले इसराइल ने यूएई में जो या दुबई में जो एक्सपो 2020 होना थी, जो अब अगले साल होगी, उसके लिए जो अपनी पेविलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी पेविलियन है, उसकी तामीर का काम भी शुरू कर दिया था, जो कि अब मुकम्मल हो चुका है। इससे ये जाहिर होता है कि 18 महीने पहले उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि इसराइल को वो तस्लीम करने जा रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल ने दुबई की एक्सपो 2020 में अपनी पेविलियन तामीर कर ली, उसकी तामीरात का काम मुकम्मल हो चुका है। अब बात आती है एम्बेसी की, और आपको पता है कि एम्बेसी रातों रात नहीं बनती, साल 6 महीने में नहीं बनती, इसमें भी बड़ा वक्त दरकार होता है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि इस एम्बेसी पर अगर काम पहले नहीं शुरू हुआ तो कब शुरू होगा और कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। इसी तरह काउंसलेट के हवाले से भी हम कह सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो जैसे मैं कहता हूँ कि साफ जाहिर है कि अगर इसराइल यूएई के अंदर इतनी बड़ी एम्बेसी बनाता है तो इसका मकसद क्या होगा। एम्बेसी
आपको पता है कि इसराइल की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, यूएई की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़े रकबे पर एम्बेसी बनाई जाए या उसमें इतने बड़ी तादाद में स्टाफ को रखा जाए। लेकिन इरादे तो कुछ और हैं, और आप सबको मालूम है इसराइल के इरादे हैं एक्सपेंशनिज्म के, अपनी रियासत को ग्रेटर इसराइल में तब्दील करना। और ग्रेटर इसराइल को कैसे तब्दील किया जा सकता है, या ग्रेटर इसराइल में कैसे तब्दील किया जा सकता है? इसमें सऊदी अरब के कुछ इलाके शामिल हो सकते हैं, उर्दन के कुछ इलाके शामिल हो सकते हैं, शायद मिस्र का भी कोई इलाका शामिल हो सकता है। लेकिन असल बात यह है कि रेड सी जिसे हम कहते हैं, बहरा अहमर, वहाँ से आगे आके ईरान को रोकना और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के पानियों पर तसल्लुत कायम रखना, क्योंकि अमेरिका सारी ज़िंदगी इस इलाके में नहीं रह सकता, ना रहना चाहता है। अब उसके अपनी माली या मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता इतने बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौजों या अपने बहरी जहाज़ों या जंगी जहाज़ों को इस इलाके में मौजूद रखना। इसलिए अमेरिका को इस इलाके में अपना थानेदार चाहिए, और थानेदार तो वो पहले ही था। इसराइल अरब दुनिया के दिल में वो उसकी रियासत मौजूद थी। अब वो थानेदारी का काम तो इसराइल से लेगा, लेकिन उस थानेदार की बज़ाहिर हिफाजत या इखलाकी और माली मदद के लिए वो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और दीगर जो खलीजी रियासतें हैं इनको इस्तेमाल करेगा। ये मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और इस खिते की सलामती के लिए कोई अच्छी खबर, अच्छा शगुन नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं ही नहीं, बहुत से तजियाकार और ख़ास तौर पर दिफाई तजियाकार देख रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में इस खिते की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। जिस तरह मुसलमान ममालिक इसराइल के सामने घुटने टेक रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इसराइल अब इस खिते में अमेरिका का थानेदार ही नहीं बल्कि एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरेगा। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि दीगर मुसलमान ममालिक भी अपने तल्लुकात कायम कर लें। अभी गुज़श्ता एक हफ्ते ही अगर आप देखें, मराकश जिसे हम मोरक्को कहते हैं या अंग्रेज़ी में मोरक्को कहते हैं, मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया। और इसके नतीजे में अब मराकश में जो मजहबी जमातें हैं उनमें शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। मराकश किसी हद तक आप समझ लें कि वहाँ पर रुजत पसंदी अब भी मौजूद है या मजहबी इंतहा पसंदी मौजूद है, और उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की है। अब बाकी मुसलमान ममालिक पर यह दबाव है कि अगर आप इसराइल के साथ तल्लुकात रखेंगे तो आप उस पर मौसर तरीके से फ़लस्तीन की रियासत के लिए मुज़ाकरात कर सकते हैं या मौसर तरीके से दबाव डाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर जिनका अपना झगड़ा है, यानी अरबों का और उन मुसलमान ममालिक का, फ़लस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, किसी हद तक आप दीगर कतर को भी कह सकते हैं। कतर के पहले ही इसराइल के साथ तल्लुकात थे, तुर्की के पहले ही तल्लुकात थे, तुर्की ने और जॉर्डन ने पहले इसराइल को तस्लीम कर लिया था। अब सूरत हाल ये है, इजिप्ट ने तस्लीम कर लिया था। अब सूरत हाल ये है कि अब आप देखिए कि गुज़श्ता आप ये समझ लें कि 2-3 महीनों के अंदर सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, बहरीन ने कर लिया है, यूएई ने कर लिया है और मोरक्को ने कर लिया है। एक आध मुल्क मेरे जहन से उसका नाम अभी नहीं आ रहा मेरे जहन में, तकरीबन 5 ममालिक ने इसराइल को गुज़श्ता 2-3 महीने के अंदर अंदर तस्लीम कर लिया। तो अब इस बात की बहस शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि दूसरे के झगड़ों को अपना झगड़ा बनाकर इसको जारी रखे, जबकि वो ममालिक जिनके साथ इसराइल का अब असल तनाज़ा था वो इसराइल के दोस्त बन रहे हैं, इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, उनके सफारतखाने एक दूसरे के ममालिक में खुल रहे हैं, उनकी परवाज़ें एक दूसरे के ममालिक में जा रही हैं। सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल से आने और जाने वाली परवाज़ों के लिए खोल दी हैं, बशमूल इसराइली परवाज़ों के। सऊदी अरब के हुक्मरान इसराइल के वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मूसाद उसके सरबराह से मुलाकातें कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि पाकिस्तान के भी कुछ आला दिफाई अफसरान
ने भी इसराइल और अमरीकी आला हुकाम से 21 नवंबर 2020 को जॉर्डन या जो बहरे अहमर के साथ जद्दा के साथ जो एक शहर है सऊदी अरब का, नियोम सिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पर मुलाकात की है। इस मुलाकात की अभी तक सरकारी सतह पर, दिफाई सतह पर तरदीद नहीं की गई। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।